नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का द स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं एचटेट 2023 बायोलॉजी सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा विश्लेषण। अगर आप भी एचटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार होने वाली है। हम एक एक सवाल को ना केवल हल करेंगे बल्कि उसके पीछे की पूरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एचटेट 2023 बायोलॉजी पीवाईक्यू डिस्कशन सिर्फ द स्टडी पॉइंट चैनल पर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द फिनोमेना इन विच अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट इज नोन एज। ऐसा कौन सा फिनोमेना होता है जिसमें एक ही जीन एक से ज्यादा फिनोटाइप को एक्सप्रेस करवाता है, एक से ज्यादा फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होना चाहिए प्लियोट्रॉपी। क्या होता है प्लियोट्रॉपी? प्लियोट्रॉपी रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच अ सिंगल जीन may influence multiple phenotypic traits। एक जीन अगर एक से ज्यादा फिनोटाइपिक ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो इस तरह के फिनोमेना को क्या बोला जाता है? प्लियोट्रॉपी। यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। जीन 1 है, वो दो ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा है, दो फिनोटाइप्स को कंट्रोल कर रहा है, फिनोटाइप 1 को और फिनोटाइप 2 को। इसी तरह जो जीन 2 है वो भी दो ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा है, एक फिनोटाइप 2 को, एक फिनोटाइप 3 को। इस तरह के प्रोसेस को फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपी। बाकी के जो ऑप्शंस हैं मल्टीपल एलिलिज्म, हम सबको पता है मल्टीपल एलिज्म में क्या होता है। एक ही जीन के अगर एक से ज्यादा एलील्स पाए जाएं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मल्टीपल एलिलिज्म। और हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में एक जीन के दो से ज्यादा एलील तो हो नहीं सकते। ऑब्वियसली बाकी एलील्स कहाँ पाए जाएंगे? पॉपुलेशन में, राइट। मोजैकिज्म क्या होता है? एक इंडिविजुअल के अंदर जब अलग अलग सेल्स के अंदर अलग अलग जेनेटिक कंपोजिशंस हो ड्यू टू एनी रीजन, ज्यादातर वो किस तरह से किस वजह से देखने को मिलती है? बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। उसको बोला जाता है मोजैकिज्म। और पॉलीजीनी क्या होती है? ऐसे ट्रेड्स जिनको एक से ज्यादा जीन्स कंट्रोल करते हैं उसको बोलते हैं हम पॉलीजीनी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? प्लियोट्रॉपी। मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। Our second question is find the odd one out from the following. Okay. पहला है राइबोज, सेकंड ऑप्शन इज सुक्रोज, थर्ड ऑप्शन इज ग्लूकोज एंड फोर्थ इज फ्रक्टोज। तो इनमें से ऑड वन आउट कैसे सोच सकते हैं हम? राइबोज क्या है? एक मोनोसेकेराइड है, राइट। ग्लूकोज क्या है? एक मोनोसेकेराइड है। फ्रक्टोज भी क्या है? एक मोनोसेकेराइड शुगर है। लेकिन जो हमारा सुक्रोज है वो कैसा है? डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड का मतलब कि दो मोनोसेकेराइड्स को कंबाइन करके बनने वाली शुगर है। तो सुक्रोज किसको कंबाइन करके बनती है? सुक्रोज बनती है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज वाया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? सुक्रोज। सो नाउ वी हैव द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है इन सिट्रिक एसिड साइकिल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। तो इनमें से कौन से स्टेप्स सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब साइकिल के इनमें से कौन से स्टेप्स में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देखने को मिलता है? सबसे पहले समझते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। जब एटीपी का प्रोडक्शन, जीटीपी का प्रोडक्शन डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल पर ही हो जाता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, राइट। तो हम देख सकते हैं बाकी स्टेप्स में NADH2 प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं FADH2 प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन एक ये स्टेप दिख रहा है हमें जहाँ पे डायरेक्ट किसका प्रोडक्शन हो रहा है? जीटीपी का। जहाँ पे डायरेक्ट जो फॉस्फेट ग्रुप है डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से किसके पास? जीडीपी के पास। और किसका फॉर्मेशन करा रहा है? जीटीपी का फॉर्मेशन करा रहा है। तो जब डायरेक्ट फॉर्मेशन होता है सबस्ट्रेट लेवल पे उसी को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। किस स्टेप में देखने को मिल रहा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन? ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए टू सक्सिनेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट में जब कन्वर्जन होता है तब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देखने को मिलती है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग
is not a characteristics of R selected species. R selected species का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो दो तरह की स्पीशीज पाई जाती हैं, आर सेलेक्टेड स्पीशीज और सेकंड वाली है के सेलेक्टेड स्पीशीज। आर सेलेक्टेड स्पीशीज को हम एक एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं। सपोज हमने एग्जांपल्स ले लिया किसका, इंसेक्ट्स का। किसका एग्जांपल ले लिया? इंसेक्ट्स का। और के सेलेक्टेड में हम अपना एग्जांपल, खुद का एग्जांपल ले सकते हैं, दैट इज किसका? मैन का, राइट। तो आर सेलेक्टेड स्पीशीज में अगर इंसेक्ट्स की हम बात करें, मैच्योरेशन कैसा होता है? अर्ली, अर्ली मैच्योर हो जाते हैं, अर्ली उनमें जो है रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी आ जाती है, राइट। उनका लाइफ स्पैन कैसा होता है? शॉर्ट। लाइफ स्पैन कैसा है? शॉर्ट। क्या पेरेंटल केयर की नीड होती है इंसेक्ट्स को? नहीं, बहुत कम इनिशियली, बट उसके बाद नहीं होती। जब तक एग्स हैच नहीं होते तब तक नीड है, उसके बाद नहीं होती नीड। नेक्स्ट इज लार्जर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग्स का जो नंबर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ताकि वो अपने सर्वाइवल के जो चांसेस हैं उसको बढ़ा सके, इसलिए एक बार में बहुत सारे अंडे दे देते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफस्प्रिंग स्मॉलर इन साइज, और यूजुअली इनके साइज कैसा होता है? स्मॉलर होता है। तो ये इसके फीचर्स थे आर सेलेक्टेड स्पीशीज के। इसी तरह इनके बिल्कुल अपोजिट हमें देखने को मिलते हैं के सेलेक्टेड स्पीशीज के फीचर्स। तो पूछा गया इनमें से कौन सा फीचर नहीं है आर सेलेक्टेड स्पीशीज का? पहला है प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज। तो क्या लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करते हैं? बिल्कुल हाँ, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग लिखा हुआ है। सेकेंड इज पेरेंटल केयर की नीड होती है। क्या इन्हें पेरेंटल केयर की नीड है आर सेलेक्टेड स्पीशीज को? नहीं, दे डोंट नीड एनी पेरेंटल केयर। नेक्स्ट इज रिप्रोड्यूस क्विकली, क्योंकि इनका शॉर्टर लाइफ स्पैन है, बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, बहुत जल्दी अर्ली मैच्योरेशन इनमें देखने को मिलता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज लो सर्वाइवल रेट ऑफ प्रोजेनी। सर्वाइवल रेट भी कैसा है? बहुत कम है। हजारों की तादाद में ये अंडे देते हैं, 100 की तादाद में देते हैं, बट उनमें से सिर्फ कुछ ही ऑफस्प्रिंग इनके लेटर फेजेस तक सरवाइव कर पाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दे डोंट नीड एनी पेरेंटल केयर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है? अ मॉस डिफर्स फ्रॉम अ फर्न इन हैविंग। एक मॉस फर्न से कैसे डिफरेंट होता है, ये बताना है। पहले हमें पता होना चाहिए मॉस क्या होते हैं। मॉसेस आर ब्रायोफाइट्स, और फर्न्स क्या होते हैं? फर्न्स आर टेरिडोफाइट्स, राइट। लास्ट वाले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज यहाँ पे ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन लिखा है और लिखा है मोटाइल मेल गैमेट्स। तो दोनों ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, दैट इज दोनों मॉसेस में भी और फर्न्स में भी क्या देखने को मिलती है हमें? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्या मतलब होता है? कि हमें दोनों फेजेस देखने को मिलते हैं। दोनों फेजेस यानी गेमेटोफाइटिक फेज भी, और जो हमारा स्पोरोफिटिक फेज है वो भी देखने को मिलता है। और सेकंड पॉइंट है, सेकंड जो उसमें ऑप्शन दिया हुआ है वो है मोटाइल मेल गैमेट्स। दोनों के जो गैमीट्स हैं वो कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। दोनों वाटर में स्विम कर सकते हैं। दोनों के गैमीट्स को रिक्वायरमेंट होती है किसकी? वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ना, फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो डिफरेंस कहाँ लाई करता है? डिफरेंस लाई करता है उनके नेचर में, कि उनका स्पोरोफिटिक फेज और गेमेटोफिटिक जो फेज है उनका नेचर कैसा है। तो यहाँ पे हम इस टेबल के थ्रू देख सकते हैं मॉस और फर्न में जो स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट का डिफरेंस है वो मेंशन है। मॉस का जो गेमिटोफाइट होता है वो डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंटली लिविंग है, राइट। लेकिन मॉस का स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, वो डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? गेमिटोफिटिक फेज पे डिपेंडेंट है, राइट। तो याद रखना है, मॉस का गेमिटोफाइट कैसा है? इंडिपेंडेंट होता है। और मॉस की जो स्पोरोफिटिक फेज है वो कैसी होती है? डिपेंडेंट होती है इसी गेमिटोफाइट पे, राइट। फर्न के केस में दोनों स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट इंडिपेंडेंट होते हैं। बस फर्क इतना है कि थोड़ा ये शॉर्ट लिव्ड पाया जाता है गेमिटोफाइट स्टेज जो है, और स्पोरोफिटिक फेज जो है वो थोड़ी लॉन्ग लिव्ड होती है, बड़ी होती है, इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग होती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों पॉइंट्स में। आंसर बताना है डिफरेंस का। मॉस और फर्न एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं? क्या वो एक दूसरे से गेमिटोफिटिक फेज में डिफर करते हैं? नहीं, दोनों की गेमिटोफिटिक फेज कैसी है? इंडिपेंडेंट है। क्या वो स्पोरोफिटिक फेज में डिफर करते हैं? हाँ। मॉस की जो स्पोरोफिटिक फेज होती है वो कैसी होती है? डिपेंडेंट होती है। जबकि फर्न की स्पोरोफिटिक फेज हमें देख सकते हैं हम यहाँ पे कि कैसी होती है? इंडिपेंडेंट होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? Moss has a dependent sporophytic phase, which fern doesn't have. So option number 1 will be the correct answer for this question. Our next question is,
विल्मोट ब्लबर इज यूज्ड फॉर। विल्मोट ब्लबर का यूज किस लिए किया जाता है? तो विल्मोट ब्लबर इस तरह के apparatus को बोला जाता है जहाँ पे एक स्पेसिमेन ट्यूब में एक प्लांट को रखा जाता है, ऊपर से वाटर डाला जाता है ना, और इसमें जो बबल्स प्रोड्यूस होते हैं, बबल्स प्रोड्यूस होने के जो कितने नंबर में प्रोड्यूस हो रहे हैं ये ऑक्सीजन बबल्स, इसको काउंट किया जाता है और इसकी मदद से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को पता किया जाता है ना। एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक एक्वेटिक प्लांट रख देते हैं, जैसे कि हाइड्रिला एक बहुत पॉपुलर प्लांट है जहाँ जिसको रखा जाता है, जिसपे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और वो कितने नंबर ऑफ बबल्स प्रोड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन के, उसकी मदद से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को पता लगाते हैं। सो विल्मोट ब्लबर हम किस लिए यूज करेंगे? फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। So our next question is, which of the following is not true about the genetic code? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जेनेटिक कोड के बारे में सही नहीं है? पहला ऑप्शन है इट इज अनएम्बिगुअस, सेकंड इज इट इज डीजेनरेट, नेक्स्ट इज इट इज रेड इन कॉन्टिग्यूअस फैशन, फोर्थ ऑप्शन इज इट इज यूनिवर्सल। तो यहाँ पे मैंने ये जो एक टेबल लगाई है इससे हमें फीचर्स पता चलते हैं जेनेटिक कोड के। पहला है जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब एक कोडोन एक अमीनो एसिड को कोड करता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा, जेनेटिक कोड के लिए ये एक सही स्टेटमेंट है। सेकंड पॉइंट है इट इज रीजनरेट। रीजनरेट का मतलब है एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन से भी कोड हो सकता है, राइट? एक कोडोन से ज्यादा कोडोन से भी कोड हो सकता है। इट इज कॉल्ड डीजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट इज इट इज रेड इन कॉन्टिग्यूअस फैशन। ये इस पॉइंट से हमें पता चलता है इट इज कॉमा लेस, स्पेसलेस एंड नॉन ओवरलैपिंग। इसका मतलब जब ट्रांसलेशन के दौरान जेनेटिक कोड को रीड किया जाता है वो एक कंटिन्यूअस मैनर में रीड किया जाता है विदाउट एनी पॉज, राइट? तो ये भी एक सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट फाइनल स्टेटमेंट इज इट इज यूनिवर्सल। तो देखा जाए तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन इन सारी स्टेटमेंट्स के आगे ये गलत है। क्यों? क्योंकि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है बट कंप्लीटली यूनिवर्सल नहीं है, नियरली यूनिवर्सल बोला जाता है। जेनेटिक कोड को क्या बोला जाता है? नियरली यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब कि सपोज यू कोड करता है फिनाइल एलानिन के लिए एक किसी भी बैक्टीरिया में, राइट? तो वही यू कोड करेगा फिनाइल एलानिन के लिए ह्यूमंस में भी। इसको बोला जाता है यूनिवर्सैलिटी ऑफ द जेनेटिक कोड। बट इसके एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि कुछ प्रोटोजोआ में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जेनेटिक कोड को कम्प्लीटली यूनिवर्सल नहीं बोला जाता। अगर यहाँ पे नियरली यूनिवर्सल लिखा होता तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाती, बट क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यूनिवर्सल लिखा हुआ है, इस सब चीजों को देखते हुए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following is known as टेरर ऑफ बंगाल? इनमें से किसको टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है? पहला ऑप्शन है बंगाल कैट, नेक्स्ट इज बंगाल ग्राम, थर्ड इज आइकोनिया क्रेसिपीज एंड नेक्स्ट इज बंगाल मॉनिटर। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? आंसर नंबर थर्ड, दैट इज आइकोनिया क्रेसिपीज, जिसको वाटर हाइसिंथ भी बोला जाता है। इसको क्यों बोला जाता है टेरर ऑफ बंगाल? बिकॉज ये बहुत ज्यादा प्लोरिफरेट कर जाता है वाटर बॉडीज पे, और जो ऑक्सीजन लेवल है वाटर का उसको डिप्लीट कर देता है, सनलाइट को ब्लॉक कर देता है, वाटर सरफेस पे नहीं जा पाती इतनी सनलाइट, और एक्वेटिक लाइफ को भी ये हार्म पहुंचाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? टेरर ऑफ बंगाल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द क्रेनियन नर्व्स इज ग्लॉसोफेरेंजियल इन मैमल? इनमें से कौन सी क्रेनियन नर्व को ग्लॉसोफेरेंजियल बोला जाता है? तो यहाँ पे ये नंबर वाइज दी हुई है क्रेनियन नर्व्स का नंबर, उनके सामने उनका नाम लिखा हुआ है और वो फंक्शन क्या परफॉर्म करती है ये मेंशन्ड है, राइट? तो अगर सबसे पहले बात करें नाइन की, नाइन को हम क्या बोलते हैं? ग्लॉसोफेरेंजियल, जिसका क्या फंक्शन होता है? टेस्ट एंड swallow में ये हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज नंबर 10, और नंबर 10 का क्या काम होता है? इसको नाम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेगस, और इसका फंक्शन क्या है? हार्ट रेट और डाइजेशन कंट्रोल में ये हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज 5, 5 नंबर को ट्राइजेमिनल बोलते हैं, और ये किस में हेल्पफुल है? फेस सेंसेशन में फंक्शन करती है। नेक्स्ट इज 12,
12 को क्या बोला जाता है? हाइपोग्लॉसल। इट इज कॉल्ड हाइपोग्लॉसल। और किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये? टंग मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस टेबल की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि ग्लॉसोफेरेंजियल किस नर्व को बोला जाता है? नर्व नंबर 9 को। So this table of cranial nerves is very much important. Now moving to the next question.